Hello, good morning to all of you. हम लोग कर रहे थे 3D चैप्टर, 3 डायमेंशनल। तो शुरू में हम लोगों ने तो चैप्टर 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं हम लोग। पहले पार्ट में लाइन, दूसरे पार्ट में प्लेन और तीसरे पार्ट में स्फीयर। तो हम लोगों ने 3D ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है। दे आर नोन एज ऑक्टेंट्स और हर ऑक्टेंट में साइन कन्वेंशन है और सबके नाम है। ऊपर के 4, नीचे के 4, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नीचे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब जिस डायरेक्शन में वो 2D में किया था वही। नेक्स्ट 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, फिर सेक्शन फार्मूला, फिर अपन ने किया था डायरेक्शन को साइंस और एक रिजल्ट आ गया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। नेक्स्ट है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज तो शॉर्ट में हम लोग यूज करते हैं डीआरस। तो डायरेक्शन रेशियो का फंडा क्या होता है कि डीसीज आर प्रोपोर्शनल टू टीआरस। तो देयर विल बी अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देयर विल बी अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So lambda square into sigma a square equal to 1. तो lambda equal to plus minus 1 upon root over sigma a square. तो dr को समझने का इजी तरीका क्या है कि अगर मान लो 2 पॉइंट्स रखे, अब कोई लाइन है तो 2 पॉइंट से तो पास होगी। तो a x1, y1, z1, b x2, y2, z2। तो देखो, तो हर लाइन का dr और dc होगा, पर उसके कितने भी drs हो सकते हैं, पर dc एक ही होगा। एक ही सेट होगा। सेट मतलब LMN की वैल्यू, तो वो एक ही आएगी। लेकिन DR कितने भी आ सकते हैं क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है। तो तुम उसको कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो कितने भी आ सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो तुम्हें फर्क कैसे समझ में आएगा कौन सा DC है कौन सा DR है? तो देखो, पहली चीज तो ये कि हम लोग 3D में जो पढ़ रहे हैं लाइन, वो एक डायरेक्टेड लाइन है। 2D में ऐसा नहीं है। 2D में कैसा है ना कि अगर लाइन ऐसी है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, सेम ही रहेगा। पर 3D में पंगा है। 3D में ये डायरेक्टेड लाइन है तो फिर ये डायरेक्टेड लाइन अलग है क्योंकि उसके डीसीज अलग होंगे। तो 3D में जो लाइन होती है वो डायरेक्टेड लाइन होती है, इसलिए उसके डीसीज होते हैं एलिमेंट। नेक्स्ट है तो हर लाइन का डीसी होता है और वो डीआर होता है। तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली का डीआर कितना होगा? 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का डीआर होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इससे एक और चीज पता चलती है कि हम ए बी वेक्टर भी बना सकते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या होगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर ए बी सी इसके डी आर्स है, ए बी सी इसके डी आर्स है। अब उल्टा वेक्टर के कंपोनेंट डी आर होते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट डी आर होते हैं। नेक्स्ट, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो डीसी आ जाएगा। उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो डीसी आ जाएगा। अब तुम बस ये ध्यान रखो कि अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है तो उसके डायरेक्टेड डीआरस होंगे और उसके डीसी यूनिक होंगे। तो डीआर होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। नेक्स्ट, डीआर से अपन वेक्टर बना सकते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। नेक्स्ट, अगर वेक्टर दे रखा है तो उसके कंपोनेंट डीआर होंगे। नेक्स्ट, कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो डीसी आ जाएगा। तो उसको लेंथ से डिवाइड कर दो तो टीसी आ जाएगा। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, लाइंस। एंगल बिटवीन लाइंस, तो b1 वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ये पहली लाइन का dr दे रखा है। अच्छा, तुम्हें कैसे समझेगा dr कौन है डीसी कौन है? तो जिसमें स्क्वायर का सम 1 आ जाए
जिसमें स्क्वायर का सम 1 आ जाए वो डीसीज है, जिसके स्क्वायर का सम 1 आ जाएगा वो डीसी है। और डीसी -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं, पर वो जरूरी नहीं है कि वो डीसी हो। तो स्क्वायर का सम 1 होगा तो कंफर्म हो जाएगा कि वो डीसी है। तो A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2k कैप। तो ये 3D चैप्टर में, तो 3D चैप्टर कैसे बोलेगी, ये दो लाइन है, एंगल निकालो, इसके डी आर है A1 B1 C1 और इसके डी आर है A2 B2 C2। तो हम कर क्या रहे हैं, एनालॉजी लगा रहे हैं, एनालॉजी वेक्टर 3D एक दूसरे में कैसे जा रही है। तो अब अगर दोनों लाइन के डी आर दे रखे हैं तो उसके कंपोनेंट्स डी आर से मैं वेक्टर बना सकता। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आता है v1 डॉट v2 अपॉन मॉड ऑफ v1 बाय मॉड ऑफ v2। तो v1 डॉट v2 अपॉन मॉड v1 मॉड v2। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको और एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड किया तो एक्सपेंड करेंगे तो v1 डॉट v2 लिखेंगे, तो v1 डॉट v2 लिखेंगे तो वो आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। शॉर्ट में लिखता हूँ सिग्मा a1 a2 अपॉन मॉड v1 यानी रूट ओवर सिग्मा a1 स्क्वायर रूट ओवर सिग्मा a2 स्क्वायर। तो ये हो गया dr के टर्म्स में। तो देखो, तो अगर इधर देखोगे तो वेक्टर के टर्म्स में, इधर देखेंगे तो 3D के टर्म्स में। नेक्स्ट इसको थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। cos थीटा इक्वल टू, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो एक्सपैंड मतलब ये हो जाएगी L1, ये हो जाएगा L2, क्योंकि कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो वो DC आता है। तो ये cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोर्ड में यही फर्क पड़ता है। तो बोर्ड में क्या होता है कि अगर वेक्टर का क्वेश्चन है तो वेक्टर से दिखाना पड़ता है, 3D का क्वेश्चन है तो 3D से दिखाना पड़ता है, तो ये 3D से दिखाना पड़ेगा। तो दोनों के बीच का एंगल इतना होगा, L1 L1 M1 N1 पहली लाइन की DC, L2 M2 N2 दूसरी लाइन की DC। नेक्स्ट कंडीशंस वही जैसे 2D में होती है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या होगा। तो लाइंस अगर पैरेलल है तो थीटा या तो 0 डिग्री होगा या फिर पाई होगा, थीटा इक्वल टू 0 या फिर पाई। तो सिग्मा L1 L2 कितना आ जाएगा, या तो 1 आएगा या फिर सिग्मा L1 L2 -1 आएगा। सेकेंड लाइंस ऑफ परपेंडिकुलर, तो लाइंस ऑफ परपेंडिकुलर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो सिग्मा L1 L2 कितना आएगा 0। तो ये तो v1 डॉट v2 इक्वल टू 0, two vectors are perpendicular to each other, the dot product is 0, the dot product is 0। नेक्स्ट है लाइन की इक्वेशन, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्यों चाहिए, ताकि मैं लाइन पे पॉइंट्स निकाल सकूं। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, तो लाइन की इक्वेशन चाहिए ताकि मैं लाइन पे लाई करने वाले सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकूं। वेक्टर कैसे बोलेगी, लाइन पे लाई करने वाले सारे पोजीशन वेक्टर निकाल सकूं। तो ठीक है, तो 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो लाइन ए x1 y1 z1 से पास हो रही है और उसके DCs LMN है, उसके DCs LMN है। तो 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेरिएबल पॉइंट का लोकस है सच दैट की DCs आर कांस्टेंट। तो यानी x माइनस x1 अपॉन AP, y माइनस y1 अपॉन AP, सॉरी x माइनस x1 अपॉन AP is L, y माइनस y1 अपॉन AP is equal to M, z माइनस z1 अपॉन AP is equal to N। तो ये आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन L इज इक्वल टू AP, y माइनस y1 अपॉन M इज इक्वल टू AP, z माइनस z1 अपॉन N इज इक्वल टू AP। AP को लिख देते हैं R, तो यानी R डिस्टेंस पर। तो ये हो गया सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन, लेकिन तब जब DC दी है, ये तब जब DC दी है LMN पर। हर बार DC दिया होगा ये जरूरी नहीं है, तो हम जनरल अप्रोच करेंगे। तो हम लोग लगाएंगे DRs। तो x माइनस x1 अपॉन KA इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन KB इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन KC इज इक्वल टू R। K को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस x1 अपॉन A
y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू kr, kr को लिख देते हैं लैम्डा। सो दिस इज द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन जिसके डीसी जिसके जो x1 y1 z1 से पास हो रही है और जिसके drs abc है। तो मेंस एडवांस के लिए इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है। तो अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है ना तो तुम ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस भी क्रिएट कर सकते हो। बाकी सब डॉट क्रॉस सब इसके आगे पीछे ही घूम रहा है, सारा डॉट और क्रॉस के आगे पीछे। तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन c, b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये हमें एक चीज और भी बताती है कि किसी कोई लाइन अगर x1 y1 z1 से पास हो रही है तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा लैम्डा a प्लस x1, लैम्डा b प्लस y1, लैम्डा c प्लस z1, ये उसका कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में ए बी सी डी सी है कि डी आर है, ये कैसे पता चलेगा? अगर उनकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है एंड उनके स्क्वायर का सम 1 है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हम बोल सकते हैं कि वो डीसी है। नेक्स्ट, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर इसी चीज को मैं वेक्टर से करता तो कैसा दिखता? तो ए x1 y1 z1 और उसके डी आर है ए बी सी, तो वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू ये पास हो रही है ए वेक्टर से लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन यानी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर तुम इसमें देखोगे तो आई कैप, जे कैप और के कैप ये सब अलग करोगे तो इक्वल टू 0। तो आई कैप, जे कैप, के कैप आर नॉन कोप्लेनर, आई कैप, जे कैप आर नॉन कोप्लेनर। तो अगर ये नॉन कोप्लेनर है तो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ऑल टर्म्स विल बी 0। तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। उसी चीज को डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे? कंपेयर, कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, ऐसा समझ लो। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा a, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा b और z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा c। तो ये देखो, तो ये वेक्टर से भी आ गया। तो 3D वेक्टर एक दूसरे में जा सकती है। नेक्स्ट है कि अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो इक्वेशन क्या होगी? तो x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 पॉइंट से पास हो रही है, y माइनस y1 पॉइंट से पास हो रही है, z माइनस z1 पॉइंट से पास हो रही है। बस dr दे दो, पर हमें तो 2 पॉइंट दिए हैं तो dr निकाल सकते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये आगे लाइन की इक्वेशन। नेक्स्ट आता है रिडक्शन फ्रॉम अनसिमेट्रिकल फॉर्म टू सिमेट्रिकल फॉर्म। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि क्या होता है ना कि दो प्लेन एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं, दो प्लेन जो है वो एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं। तो दो प्लेन जब लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं, अभी ये दिख नहीं रहा, दो प्लेन लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं तो अगर देखेंगे ना तो ये क्या हो रहा है ना, दो प्लेन एक लाइन में इंटरसेक्ट करेगा, ये तो जैसे दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो ये प्लेन लाइन में इंटरसेक्ट करता है। इसका ये मतलब है कि उन दोनों में लाइन कॉमन है। इसका ये मतलब है कि उस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स दोनों प्लेन पे लाई करते हैं, उस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स प्लेन पे लाई करते हैं। तो हो क्या रहा है कि दो प्लेन की इक्वेशन दे देगा और बोलेगा इसके अंदर लाइन ढूंढो। तो x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। तो हो क्या रहा है, ये दो प्लेन दे दिए, अब ये एंड लिखा है। तो लैंग्वेज समझो, पहली इक्वेशन प्लेन है, दूसरी इक्वेशन प्लेन है, एंड का मतलब क्या है? वो एक्स वाई जेड जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, वो एक्स वाई जेड जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे।
अब दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कौन होगा, कॉमन पॉइंट्स, और कॉमन पॉइंट का कलेक्शन इसमें कौन है, लाइन, तो वो लाइन की बात कर रहा है, तो मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीजें चाहिए, लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीजें चाहिए, पहला पॉइंट और डी आर, पॉइंट और डायरेक्शन, तो उसको चाहिए पॉइंट और डायरेक्शन, यानी x माइनस वाई माइनस जेड माइनस। तो मैंने क्या किया, z को 0 लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये कभी ना कभी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन से तो पास होगी, एक्स वाई प्लेन के से तो पास होगी, अगर नहीं हो रही होती तो, अगर नहीं हो रही होती तो ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होती, तो इसका मतलब है वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होती, तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होती और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होती, तो z इक्वल टू 0 रख दो, तो ये दो इक्वेशन आ जाएंगी, x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से z आ गया 0, तो सॉल्व करके x और y की वैल्यू आती है, तो x आ जाता है 11/4 और y आ जाएगा -9/4, -9/4। चलो पॉइंट आ गया, अब डायरेक्शन का क्या करें, तो देखो लाइन जो है वो दोनों प्लेन में लाई कर रही है, यानी लाइन इज पैरेलल टू P1, लाइन इज पैरेलल टू P2, क्योंकि वो दोनों प्लेन में लाई कर रही है। अच्छा, नॉर्मल वेक्टर कितना आ जाएगा, कभी भी प्लेन की इक्वेशन देखी कि नॉर्मल वेक्टर निकल जाना चाहिए, और नॉर्मल वेक्टर होता है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो पहला नॉर्मल वेक्टर हो गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, दूसरा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। तो ठीक है, तो अब लाइन कौन होगी, लाइन है प्लेन के पैरेलल, तो लाइन है नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो ऐसा कौन सा वेक्टर है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ऐसा कौन सा वेक्टर है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस कर देंगे इसका, तो आई जे के, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं 1 -1 2 3 1 1, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आता है -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, तो ये -3 5 4। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन्स, जैसे वही 3D में किया, तो प्लेन एक पॉइंट से पास होता है और नॉर्मल वेक्टर के अलोंग होता है, तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, तो यानी r डॉट n इक्वल टू d, ये वेक्टर के हिसाब से, ये वेक्टर के हिसाब से एक इक्वेशन क्या बताती है, ये बताती है कि इस पे लाई करने वाले सारे पोजीशन वेक्टर, दो मिनट का ब्रेक।
ओके सो प्लेन्स, तो प्लेन में वेक्टर में प्लेन कैसा दिखता है, आर डॉट एन इक्वल टू डी। अब 3D में कैसा दिखेगा, तो देखो 3D में आर वेक्टर का फंडा मतलब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, नॉर्मल वेक्टर का मतलब ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और डी तो स्केलर है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी आएगा। तो मुझे इससे क्या पता चला, पहली चीज लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल प्लेन होता है। दूसरी चीज प्लेन की इक्वेशन दिखी नहीं कि नॉर्मल वेक्टर आ चुका है, प्लेन का इक्वेशन दिखा नहीं कि नॉर्मल वेक्टर आ चुका है। फिर उसके बाद 2D के लाइन के सारे फॉर्मूले, तो 2D के लाइन के फॉर्मूले काम करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब तुम्हें भी पता है प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। कैसे 3 पॉइंट, 3 वर्टाइसेस, ये मिलके बनाएंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल इज अ प्लेनर ज्योमेट्री, वो ट्रायंगल को अंदर बाहर खींच दो तो प्लेन बन जाएगा। तो इसलिए कम से कम 3 पॉइंट चाहिए, प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट पास होंगे, बस ये कांस्टेंट हटाना चाहता है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, let the equation of plane is ax plus by plus cz plus d equal to 0। इसको पास करा दिया x1 y1 z1 से, तो ये आ गया ax1 plus by1 plus cz1 plus d equal to 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा a, सब्ट्रैक्ट कर दो a टाइम्स x minus x1 plus b टाइम्स y minus y1 plus c टाइम्स z minus z1 equal to 0। तो a times x minus x1 plus b times y minus y1 plus c times z minus z1 equal to 0। ओके तो ये प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट है, ये मेंस एडवांस के लिए कुछ काम का नहीं है, ये बोर्ड के लिए है। बोर्ड में एक्चुअली ऐसे करके दिखाना पड़ता है, फिर बाद में आगे एबीसी की वैल्यू निकालना वगैरह ये सब बताना पड़ता है। और मेंस एडवांस को हम लोग इसको स्किप करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेता हूँ, तो एक क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है पासिंग थ्रू 2, 2, -1 और b 3, 4, 2 और c 7, 0, 6। अब देखो इसको बोर्ड कैसे देखेगा, तो बोर्ड ऐसे देखेगा प्लेन पासिंग थ्रू a। तो बोर्ड इसको कैसे देखे, बीच में थोड़ा और इंग्लिश डालना पड़ेगा, वी नो दैट यू नो दैट करके, वो तुम बोर्ड की बुक रेफर करनी पड़ेगी तुम्हें 100%। ऐसा मुंह उठा के जाओगे तो नहीं मिलेगा कुछ भी। तो plane passing through a point a times x minus 2 plus b times y minus 2 plus c times z plus 1 equal to 0। c times z plus 1 equal to 0। ठीक है, अब ये तो हो गया प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, लेकिन मुझे एबीसी की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, तो एबीसी का वैल्यू चाहिए। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन पास करने के लिए हमेशा 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, 3 पॉइंट से पास हो रहा है। ये स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि एबीसीडी 4 अननोन है, पर इफेक्टिवली 3 ही है। कैसे, अगर तुम डी से इसको डिवाइड कर दोगे तो k1x plus k2y plus k3z इक्वल टू 1, तो इफेक्टिवली 3 ही अननोन है, तो 3 की जरूरत होती है। तो इसको पास कराया 3, 4, 2 से, तो इसको 3, 4, 2 से पास कराया, 3, 4, 2 से पास कराया, तो 3 minus 2 कितना होगा 1, तो ये a, फिर 2b और ये 3c इक्वल टू 0। फिर इसको 7, 0, 6 से पास कराया, तो 7, 0, 6 से, तो 5a माइनस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। अब एबीसी की वैल्यू क्रेमर्स रूल से, तो एबीसी की वैल्यू निकालेंगे क्रेमर्स रूल से, तो ये आ जाएगी 6 2 12 प्लस 6, फिर आएगा 5 3 15 माइनस 6 और ये आएगा -2 -10। फिर इसको इक्वल टू के लेके ए इक्वल टू आ जाएगा, बी इक्वल टू आ जाएगा, सी इक्वल टू आ जाएगा। फिर
फिर उसको ए बी सी की जगह पुट करेंगे और के कॉमन होके 0 में चला जाएगा, के कॉमन होके 0 में चला है। तो ये हो गया बोर्ड का तरीका। अब मेंस एडवांस का तरीका कैसा है, तो देखो मेंस एडवांस का तरीका कैसा है कि ए है 2, 2, -1, बी है 3, 4, 2, सी है 7, 0, 6। तो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। डी का लोकस निकाला x, y, z सच दैट ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर आर कोप्लेनर। तो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर आर कोप्लेनर, तो ठीक है। तो कोप्लेनर, तो बॉक्स ए बी, बॉक्स ए डी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो बॉक्स क्या आएगा, ए डी वेक्टर यानी x - 2, y - 2, z + 1। फिर ए बी वेक्टर 3 - 2, 4 - 2, 2 + 1। फिर ए सी वेक्टर सी - a 7 - 2, 0 - 2, 6 + 1। इसको एक्सपैंड कर दो तो वो प्लेन का इक्वेशन है। अब स्मार्ट तरीका, ये ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है ना। तो ए दे रखा है वो ए वेक्टर हो गया, ये ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर निकालेंगे तो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी। तो प्लेन का इक्वेशन r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, ये हो गया स्मार्ट तरीका। तो ए बी वेक्टर निकालेंगे, ए सी वेक्टर निकालेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। और ए वेक्टर तो दे ही रखा है, तो 2, 2, -1, मतलब ए वेक्टर कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, ये आ गई प्लेन की इक्वेशन। अब प्लेन में एक अच्छी बात क्या है ना कि 2D के लाइन के फॉर्मूले 3D के प्लेन के फॉर्मूलेज हैं। और क्वेश्चन देख लेना, मैंने नोट्स बहुत अच्छे हैं मेरे वेक्टर 3D के, तो 3D के तो खासकर, क्योंकि नोट्स में जितने क्वेश्चन वगैरह है सब उससे पूरा कवर हो जाता है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं उससे, तो उसमें पूरा कवर हो जाता है तुम्हारा। नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है कि जैसे 2D में था वैसे 3D में प्लेन के साथ होगा। तो क्या होगा, प्लेन ये इसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को। तो वही इंटरसेप्ट 0, एक्स एक्सिस को कट करेगा a, 0, 0, वाई एक्सिस को 0, b 0, जेड एक्सिस को 0, 0, c। अब इसका प्रूफ 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन जो अभी किया, 3 पॉइंट से पास होने वाले की इक्वेशन जो अभी किया, और डायरेक्ट x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है, ये abc आर नॉट इक्वल टू 0, तो ये ओरिजिन से पास होने वाला आंसर नहीं निकाल पाता। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म। तो 2D में नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। 3D में क्या होगा, 3D में वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दे रखा होगा l lmn, उसके dc दे रखे होंगे और फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा होगा अल्फा, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी होगी ओरिजिन से। तो ओरिजिन से क्या होगा, हाँ, ओरिजिन से प्लेन का फुट ऑफ, ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर का डीसी दे रखा होगा, ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर का टीसी दे रखा होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी दे रखी होगी। तो लाइन की इक्वेशन आएगी lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। बिल्कुल 2D की लाइन की तरह दिख रहा है। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अगेन तो पहली वाली का नॉर्मल वेक्टर आ गया a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, और दूसरी वाली का नॉर्मल वेक्टर आ गया a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। तो प्लेन्स के बीच का एंगल नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल ही होता है, प्लेन्स के बीच का एंगल नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। तो n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2, ये 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर में एनालॉजी लगा के। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन।
एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। तो इससे क्या पता चला कि वो x1 y1 z1 से पास हो रही है और उसके DC a1 b1 c1 है। तो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो π/2 माइनस थीटा होगा लाइन और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल। तो हम ये निकालेंगे नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल। तो अपने पास दोनों चीजें हैं, तो देखो, तो नॉर्मल वेक्टर आ गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और लाइन वेक्टर आ गया अपना a1 आई कैप प्लस p1 j कैप प्लस c1 k कैप। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो दोनों के बीच का एंगल यानी cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर लाइन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के मैग्नीट्यूड, वही डॉट प्रोडक्ट से। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन। तो प्लेन पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, तो वही सेम फंडा जैसा लाइन में होता है। तो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और दो पॉइंट दे रखे हैं a x1 y1 z1 b x2 y2 z2। तो इन दोनों को रख देंगे, तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी ax2 प्लस बी वाई2 प्लस सी जेड2 प्लस डी। अगर अगर रखने से जीरो आ गया, अगर रखने से जीरो आ गया मतलब पॉइंट प्लेन में लाई कर रहा था, पर अगर जीरो नहीं आया तो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो सेम साइन सेम साइड, सेम साइन सेम साइड, वही सेम फंडा है जो 2D में था। और अगर दोनों अपोजिट साइन आ गए, अपोजिट साइड, अपोजिट साइन अपोजिट साइड, फिर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू द प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point to the plane, वही 2D के लाइन का फॉर्मूला। तो प्लेन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, पॉइंट x1 y1 z1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड1 प्लस डी अपॉन रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। नेक्स्ट, length should be positive, distance should be positive, the modulus sign। नेक्स्ट, एंगल बाइसेक्टर्स। तो जैसे लाइन के एंगल बाइसेक्टर होते हैं वैसे प्लेन के भी एंगल बाइसेक्टर होते हैं। तो ये दो प्लेन के एंगल बाइसेक्टर, अच्छा ये दोनों लाइन दिख रही है लेकिन ये प्लेन है, कैसे देखेंगे, ये लाइन को वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर निकालो, तो ये लाइन को स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर निकालो। तो लाइन को क्या करो ना, स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर निकालेंगे। तो लाइन को अगर स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर निकालेंगे दोनों को, तो ये प्लेन्स दिखाई देने लगेंगे। नेक्स्ट, तो इनके एंगल बाइसेक्टर्स निकालने हैं, वही सेम फंडा है b1 b2। फिर वो बाद में वही क्वेश्चन उठेगा एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, वो थोड़ा अलग है फिर, तो उसके लिए अप्रोचेस बताएंगे। तो देखो, तो एंगल बाइसेक्टर वही 2D का a1x प्लस b1 बाय प्लस c1z प्लस d1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये पहला प्लेन इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये दूसरा प्लेन। तो ये प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लेंगे तो एक एंगल बाइसेक्टर आएगा b1 इक्वल टू 0, और नेगेटिव लिया हम तो बाइसेक्टर है b2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बाइसेक्टर की इक्वेशन तो आ गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कौन सा वाला एक्यूट है कौन सा वाला ऑब्ट्यूज है, कौन सा वाला एक्यूट और कौन सा वाला ऑब्ट्यूज है। तो क्वेश्चन ये उठेगा कौन सा वाला एक्यूट और कौन सा वाला ऑब्ट्यूज है। तो देखो,
तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्लेन 1 की इक्वेशन तो है ही, हमारे पास प्लेन 1 की इक्वेशन है, प्लेन 2 की इक्वेशन है, B1 की इक्वेशन निकाल ली, B2 की इक्वेशन निकाल ली। तो हम क्या करेंगे, प्लेन 1 और B1 के बीच का एंगल निकालेंगे। तो प्लेन 1 और B1 के बीच का एंगल निकालेंगे तो थीटा अगर 0 से 45 डिग्री होगा तो उसका डबल होगा 0 से 90, तो इसका मतलब B1 एक्यूट हो जाएगी। अच्छा, एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल बिटवीन प्लेन्स, अभी अभी किया था। प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, तो B1 एक्यूट एंगल हो जाएगा, B2 ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। और अगर यही थीटा 90 डिग्री से बड़ा, 45 से 90 डिग्री, 45 डिग्री से 90 डिग्री, तो क्या होगा, तो डबल एंगल यानी 90 से 180 ऑब्ट्यूज एंगल, तो B1 हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और B2 हो जाएगी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एक और तरीका, P1 का इक्वेशन दे रखा है, P2 का इक्वेशन दे रखा है, B1 का इक्वेशन आ जाएगा, P2 का इक्वेशन आ जाएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर आने वाले हैं क्योंकि बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो P1 पे एक पॉइंट मान लो मतलब सपोज ax प्लस by प्लस cz प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू dy प्लस d1 इक्वल टू 0 है, तो y और z को 0 रख दो तो x आ जाएगा माइनस d1 बाई, तो पॉइंट आ गया माइनस d1 बाई a1 कॉमा 0 कॉमा 0। ये पॉइंट से दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो यानी पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो P1 P2, तो अगर P1 P2 से ज्यादा है यानी P1 वाली का मुंह ज्यादा खुल रहा है तो B1 हो जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और B2 हो जाएगा ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और अगर P1 P2 से छोटा है तो इसका मतलब P2 का एंगल ज्यादा है, P1 का कम है, तो यानी B2 ऑब्ट्यूज हो जाएगी और B1 एक्यूट हो जाएगा और B1 एक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट फैमिली ऑफ प्लेन्स। बाकी तो फॉर्मूला बहुत याद करने बहुत आसान है क्योंकि 2D के लाइन के फॉर्मूले 3D के प्लेन के फॉर्मूले यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो P1 प्लस लैम्डा टाइम P2 इक्वल टू 0, तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स है, वही यूनिकनेस, हर प्लेन के लिए एक लैम्डा की वैल्यू पर एक ही प्लेन है, एक लैम्डा पर दो प्लेन नहीं आएंगे, एक प्लेन के लिए दो लैम्डा नहीं होंगे, है ना, तो ये यूनिकनेस है। नेक्स्ट, to find the unique value of lambda there must be a unique condition, तो या तो यूनिक कंडीशन बनानी पड़ेगी या नहीं तो ढूंढनी पड़ेगी। लास्ट एक का आता है इमेज ऑफ अ पॉइंट, तो ये सुन लेना अच्छे से, इसके अंदर बहुत कुछ कवर होता है। तो इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, तो ये डबल रिपीट होगा, एक बार प्लेन में और एक बार लाइन में, तो पहले लाइन में करते हैं। तो देखो लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3/5 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z प्लस 4/3। तो इससे क्या पता चला कि -1, 1, -4 से पास हो रही है और 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के अलोंग है, इसको नाम दे देते हैं बी वेक्टर, ये हो गया ये वेक्टर। और एक पॉइंट दे रखा है 0,2,3, तो ये पॉइंट का मिरर इमेज निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट का मिरर इमेज निकालना है, ये P हो गया ये Q हो गया। तो कैसे करेंगे, वो लाइन को कट करेगा जहाँ पे, तो वो R पॉइंट होगा। तो देखो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी इसके अंदर। तो R के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो R के कोऑर्डिनेट होंगे 5 लैम्डा प्लस 3, ये कहाँ से किया, 5 लैम्डा माइनस 3, बोले ये कहाँ से किया, ये लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट, लाइन की इक्वेशन में इक्वल टू लैम्डा लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 3, फिर 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा माइनस 4। तो बस भगवान मुझे लैम्डा की वैल्यू दे दे, तो भगवान लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी कि कंडीशन है पी आर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो पी आर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो बी वेक्टर पता है, पी पता है,
आर वेक्टर पता है तो पी आर वेक्टर पता चल जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी तो वो लैम्डा से आर आ जाएगा और वो यूनिक होगा। वो लैम्डा की वैल्यू से भी पता चल रहा है क्योंकि लैम्डा की एक ही वैल्यू आ रही है तो यानी आर एक ही आ रहा है। तो हमें क्या क्या मिल गया? पहला फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। दूसरा दूसरा इमेज और ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट होता है आर। तो करना क्या, आर के कोऑर्डिनेट को डबल करके पी को सब्ट्रैक्ट कर दो। आर के कोऑर्डिनेट को डबल करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो वहां से मिल जाएगा इमेज। और अगर तुम पी आर निकाल लेते हो तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन भी मिल जाएगा। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन तो वो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट सेम ऐसे ही कुछ प्लेन पे करने वाले हैं। तो इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन दे रखे 3x माइनस वाई प्लस 4z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो उसका नॉर्मल वेक्टर मिल गया। तो n वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। एक पॉइंट P दे रखा है 3, माइनस 2, 1। तो इसकी इमेज निकालनी है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने पी क्यू की इक्वेशन निकाली, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। वो कैसे निकाली गई? x माइनस x1 इज इक्वल टू वाई प्लस वाई माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1, क्योंकि वो p से पास हो रही है। तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है। तो 3 माइनस 1 4। चलो लाइन की इक्वेशन आ गई। तो अब पॉइंट आ जाएगा। तो m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 3 लैम्डा प्लस 3 कॉमा माइनस लैम्डा माइनस 2 4 लैम्डा प्लस 1। बस मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाए। तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की यूनिक वैल्यू, यूनिक कंडीशन, लैम्डा की यूनिक वैल्यू, यूनिक कंडीशन। तो लैम्डा की यूनिक वैल्यू, यूनिक कंडीशन और यूनिक, तो देयर मस्ट बी इक्वेशन। तो इक्वेशन हो जाएगी m पॉइंट लाई इन द प्लेन, m लाई इन द प्लेन। बस हो गया काम। तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो वहां से लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आ गया तो m आ गया। तो पहली चीज फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। दूसरा चीज तो m विल बी द मिड पॉइंट ऑफ p एंड q। तो m को डबल करके p सब्ट्रैक्ट कर दो तो q आ जाएगा। तो इमेज भी आ गई। और एक और चीज pm निकाल लो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू द प्लेन। तो वो भी आ जाता। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेयर। स्पेयर सब सर्कल से निकल जाता। तो देखो बस ये 3D ज्योमेट्री है। तो वेक्टर से देखता तो स्पेयर की इक्वेशन निकालने के लिए उसका एक पोजीशन वेक्टर दे रहा, सेंटर दे रखा होगा कोई ये वेक्टर, और रेडियस दे रखी होगी मान लो r। तो स्पेयर की इक्वेशन, तो पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इज वेरिंग इन सच ए वे दैट mod of r minus a इक्वल टू कैपिटल R। तो ये आ गया स्पेयर की इक्वेशन। अगर तुम इसको तमीज से एक्सपैंड करके देखोगे ना तो 3D में देखो अल्फा बीटा गामा और रेडियस r है। तो ये x y z। तो 3D में कैसा दिखेगा? x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, z माइनस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? तो ये आ गया तुम्हारा स्पेयर का इक्वेशन। अगर नोटिस करेंगे तो सर्कल की इक्वेशन में एक टर्म बढ़ गई बस। तो वही हो गया जैसे 2D का लाइन, 3D का प्लेन, 2D का सर्कल, 3D का स्पेयर, है ना। अब नेक्स्ट, अगर सेंटर रेडियस दिया है तो सर्कल की इक्वेशन आ गई। और अगर सर्कल की इक्वेशन दिए तो सेंटर रेडियस कैसे निकालेंगे? तो मेक श्योर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 होना चाहिए। मेक श्योर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 होना चाहिए। फिर 2 2 2 2 अल्फा एक्स। अच्छा ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये अल्फा और बीटा गामा अलग है। तो ऐसे करते चलो 2k1 x प्लस 2k2 y
प्लस 2k3z प्लस c इक्वल टू 0। ये स्पेयर का इक्वेशन है। तो इसका सेंटर कितना होगा? नेगेटिव हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y, नेगेटिव हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ z। और रेडियस क्या होगा? रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी रूट ओवर k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। डायमेट्रिक एंड दिए तो स्पेयर का इक्वेशन निकालो। तो डायमेट्रिक एंड दिए तो स्पेयर का इक्वेशन तो x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो स्पेयर का इक्वेशन क्या आएगा? अभी सर्कल का क्या आता है? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक टर्म एक्स्ट्रा हो गई। और समझना है तो हाँ, दो सर्कल, दो स्पेयर टच कर रहे हैं, वही C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। दो स्पेयर कट कर रहे हैं तो एक कॉमन कॉर्ड आएगी, तो वो रेडिकल एक्सिस की तरह ट्रीट कर लो। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, तो तुम्हें मिल जाएगा कॉमन कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, पर इस पे ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर 1 होना चाहिए। नेक्स्ट, थोड़ा और ऐसे ही, अगर मान लो कोई स्पेयर है और एक प्लेन, इसको प्लेन है, तो पता करना है कि वो कट कर रहा है कि टच कर रहा है कि बाहर से जा रहा है। तो स्पेयर का सेंटर निकालेंगे, वो एक पॉइंट होगा। स्पेयर का सेंटर निकालेंगे तो एक पॉइंट होगा। हर चीज को क्या करो ना, पॉइंट, लाइन और प्लेन में तोड़ दो। हर चीज को पॉइंट, लाइन और प्लेन में तोड़ दो। तो पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब स्पेयर देखो ही मत, स्पेयर को देखो ही मत, ऐसे देखो बस, एक पॉइंट है और प्लेन है। तो ये चला गया प्रीवियस चैप्टर। तो वो जेई मेन ऐसे पूछ लेते कई बार। तो सेंटर निकाल लिया तो प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। अगर रेडियस से ज्यादा तो बाहर रहेगा, रेडियस के बराबर तो टच करेगा, और रेडियस से छोटा तो कट करेगा, फिर अंदर से जाएगा। अब फिर एक और क्वेश्चन बनेगा कि अगर प्लेन अगर स्फीयर को टच कर गया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसको ध्यान से देखना। तो इसका सर स्फीयर का सेंटर निकालेंगे, और सेंटर का प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो अभी अभी जो किया अपन ने, इमेज ऑफ अ पॉइंट एंड अ लाइन, तो एक तरह से क्या निकाल रही है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ऐसे तोड़ता है। फिर स्पेयर को अगर लाइन कट कर रही है, टेंज स्पेयर को अगर प्लेन कट कर रहा है तो एक सर्कल मिलेगा। स्पेयर को अगर एक प्लेन कट कर रहा है तो एक सर्कल मिलेगा। वो सर्कल का रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये स्पेयर का सेंटर होगा, ये स्पेयर की रेडियस होगी, क्योंकि स्पेयर ऐसे जा रहा होगा। ये ऐसा हो रहा है, ये वो है, ये कैपिटल आर है, और ये स्मॉल आर, और ये पी परपेंडिकुलर, और ये पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से प्लेन पे। तो हो गया। तो छोटे सर्कल का रेडियस आएगा रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कैपिटल आर आ जाएगा स्पेयर का रेडियस, और स्मॉल पी पी आ जाएगी पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 मिनट का ब्रेक।
Oof.
ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कह रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या कहता है कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर 9 है प्लस माइनस 3। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है। तो ये फेल हो गया इसकी वजह से। तो +-3 √-1। तो क्या किया, इसको नोटेशन दे दिया +-3 आयोटा। तो आयोटा वो क्वांटिटी है जिसका स्क्वायर -1 होता है। क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा रेज़ टू 4 1। तो हर 4 के बाद में रिपीट करेगा तो आयोटा 4 का मल्टीपल 1 होगा, 4 का मल्टीपल +1 आयोटा होगा, 4 का मल्टीपल +2 -1 होगा, 4 का मल्टीपल +3, 4 का मल्टीपल +3 माइनस आयोटा होगा। नेक्स्ट है तो नेचुरल 1 आयोटा रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा होता है माइनस आयोटा। नेक्स्ट है तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते पढ़ते कैसे है। तो अब अपने को क्या करना है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर समझना है। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर समझना है कि इसको लिखते पढ़ते कैसे है। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को समझना है कि इसको लिखते पढ़ते कैसे है ना। तो आगे इसके अलजेब्रा, इसको लिखते पढ़ते कैसे है, इसके क्या टर्म्स है, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर उसके बाद यूजेस। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा चैप्टर है यहाँ पे कुछ भी चलेगा। कुछ भी मतलब यहाँ पे कुछ भी से मतलब जैसे √4, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये +-2 होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के बाकी जगह ये सिर्फ 2 होता है बिकॉज ऑफ कैलकुलस। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे तो कोफिशिएंट्स अगर रियल होते हैं तो रूट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट्स भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और कोफिशिएंट भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और रूट्स कॉन्जुगेट होंगे ये जरूरी नहीं है। रूट्स कॉन्जुगेट होंगे ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है एक और था, हाँ, साइन थीटा 2 हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में साइन थीटा 2 हो सकता है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के साइन थीटा -1 से 1 के बीच होता है। तो ये फर्क है, तो इसलिए इसको एक अलग ही दुनिया की तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इसको एक अलग ही दुनिया की तरह ट्रीट करके इसको समझना है। तो z इक्वल टू इसको लिखते कैसे, a प्लस आयोटा b। तो आयोटा हो गया इमेजिनरी लेकिन a और b रियल है, a और b अभी भी रियल है। तो a एंड b आर द रियल नंबर्स। तो a की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। इसलिए z को एक r क्रॉस r भी लिख सकते हैं क्योंकि z इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर वेयर a belongs to set r और b belongs to set r। तो इसलिए नेक्स्ट जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होता उसको रियल पार्ट कहते हैं। तो ए इज अ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसके साथ आयोटा लगा होता है ये फॉर्मेट लिखने के बाद a प्लस आयोटा b फॉर्मेट लिखने के बाद तो b को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 कैटेगरी होती है,
प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी। प्योरली रियल मतलब जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0, फॉर एग्जांपल 2 3 4 डांस ऑन द फ्लोर। प्योरली इमेजिनरी जिसमें रियल पार्ट 0, a equal to 0, तो फॉर एग्जांपल 2 आयोटा 3 आयोटा। इमेजिनरी जिसमें b पार्ट बचा रहे तो नॉट इक्वल टू 0, तो एग्जांपल 2 + 3 आयोटा 2 आयोटा। फिर रिमार्क कि क्या सारे 0 कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? 0 कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको लिख सकते हैं 0 + i0। तो 0 प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि इसका b भी 0 है और a भी 0 है। नेक्स्ट, all purely imaginary except 0 are imaginary, क्योंकि 0 प्योरली इमेजिनरी है पर इमेजिनरी नहीं है। 0 प्योरली इमेजिनरी है पर इमेजिनरी नहीं है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन तो कैसे करते हैं? रियल पार्ट ऐड कर दो, इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दो। तो z1 + z2 = a + iota b + c + iota d। तो रियल पार्ट ऐड कर दो, इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दो। तो रियल पार्ट ऐड कर दो, इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दो, है ना? एक मिनट ना। ओके, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z1 + z2 = a + iota b + c + iota d। तो रियल पार्ट ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। सब्ट्रैक्शन भी सेम ऐसे ही काम कर जाएगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आएगी। तो c को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर d को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ac + iota bc + iota ad - bd। तो ये होगा ac - bd + iota bc + ad। तो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि every complex number have real part and imaginary part। बना ही उससे कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + iota b। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा ही होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका भी कोई रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा। डिवीजन, अब डिवीजन में क्या हो रहा है ना, ये a + iota b और c + iota d। तो बताओ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो ये गलत दिखा रहा है,
क्यों? क्योंकि आयोटा नीचे बैठी हुई है तो उसको उड़ाना पड़ेगा। तो उसका तरीका है कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो AC प्लस आयोटा BC माइनस आयोटा AD प्लस BD अपॉन नीचे हो जाएगा A प्लस B A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर। तमीज से लिख लो, तो AC प्लस BD प्लस आयोटा टाइम्स BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? इसका रियल पार्ट होगा ये और इसका इमेजिनरी पार्ट होगा ये। So every complex number have real part and imaginary part. Next, equality of complex number. Equality of complex numbers. तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी रियल पार्ट इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो A प्लस आयोटा B इक्वल टू C प्लस आयोटा D। तो साइमल्टेनियस कंडीशन A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ये ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, और ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होना ही पड़ेगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होना ही पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आना चाहिए निकालना। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेई मेन में इतना डिफिकल्ट नहीं आता क्वेश्चन, पर एडवांस बहुत बहुत गंदा है। एडवांस तो बिल्कुल अलग ही लेवल पे है कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेकिन मेंस इतना नहीं आता, मतलब यू कैन स्कोर इजीली। अपन बहुत ज्यादा पढ़ते हैं मेंस में, जितना पूछा जाता है ना उससे कहीं ज्यादा पढ़ते हैं। तुम अगर नोटिस करोगे ना, अपन ने एलिप्स हाइपरबोला पढ़ा है, पर उसके ज्यादातर क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी लेटर सेक्टम, बस खत्म। इसेंट्रिसिटी लेटर सेक्टम इतने पे निकल जाता है और बच्चा टेंशन लेता रहता है कि मेरा सिलेबस हुआ नहीं कि हुआ। तो इसलिए कभी भी ध्यान में रखो, हर चैप्टर का शुरू का 25% अच्छा होना चाहिए मैथ्स में। तो मैथ्स में ना हर चैप्टर का शुरू का 20-25% पार्ट अच्छा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे बेसिक्स होंगे तो एटलीस्ट तुम क्या क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे निकालते हैं? तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो बस कोई मुझे a और b की वैल्यू दे दे, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो 5 + 12 आयोटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा। तो a स्क्वायर माइनस 5 b स्क्वायर इक्वल टू 5, 2ab इक्वल टू 6, 12, तो ab इक्वल टू 6। तो दो अननोन दो इक्वेशन दो कंडीशन सॉल्व करेंगे, दो अननोन दो इक्वेशन दो कंडीशन, दो अननोन दो इक्वेशन दो कंडीशन सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू आएगी। पर इसको सॉल्व करने का एक इजी तरीका ये है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 25, और ये हो जाएगा 144 यानी 169। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा 13। तो थर्ड इक्वेशन, तो सॉल्व 1 एंड थर्ड, तो ज्यादा इजी जाएगा, सॉल्व 1 एंड थर्ड। नेक्स्ट, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो प्लस माइनस लगेगा बाहर, क्यों? क्योंकि कैलकुलस में स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, पर कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट यानी दो रूट, स्क्वायर मतलब दो, तो दो रूट, तो इसलिए प्लस माइनस लिखते हैं। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, z इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर, अगर मैंने z को लिखा x प्लस आई वाई, z को लिखा x प्लस आई वाई, तो ये होता है x प्लस मॉड z अपॉन 2 माइनस आयोटा
रूट ओवर मॉड z माइनस एक्स अपॉन 2, तो रूट ओवर रियल पार्ट ऑफ z प्लस मॉड z, पर ये कब, जब y नेगेटिव है, और अगर y पॉजिटिव है, अगर y पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा बस, बाकी सब एज इट इज। आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। तो जैसे अपन ग्राफ यूज करते हैं फंक्शंस की वैल्यूज को ऑब्जर्व करने के लिए, तो कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन मैथमेटिशियन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑब्जर्व करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस आयोटा b एंड दिस कैन राइट एज अ ऑर्डर्ड पेयर, एंड ऑर्डर्ड पेयर इज अ पॉइंट, और आगे जाके पता चलेगा पॉइंट इज अ पोजीशन वेक्टर, पॉइंट इज अ पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ तक हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो ये a कॉमा b, तो इससे डायरेक्ट लिंक मिल गया। तो 2D में हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे नंबर लाइन पे अपन नंबर देखते हैं ना, नंबर लाइन पे अपन नंबर देखते हैं, रियल नंबर, उसी तरह से यहाँ पे भी देख रहे हैं, पर यहाँ पे बस, यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल नंबर है, नंबर लाइन पे वो सिर्फ 1 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशनल नंबर है, ये फर्क है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दिस इज नोन एज द रियल एक्सिस, x axis is known as the real axis, this is known as the imaginary axis, but this is not imaginary, ये रियल ही है पर इसका नाम इमेजिनरी एक्सिस है ना, तो इसका नाम इमेजिनरी है। नेक्स्ट, रियल एक्सिस में b 0 होता है, तो इसका मतलब है इस पे प्योरली रियल नंबर लाया करते हैं, और इमेजिनरी एक्सिस पे x 0 होता है, तो इसका मतलब इस पे प्योरली इमेजिनरी लाया करते हैं। तो x axis, the real axis is a purely real and the y axis is a purely imaginary, and origin is the point of intersection. So this is the only complex number which is purely real as well as purely imaginary, क्योंकि ये purely real और purely imaginary का intersection point है। Next, x axis के ऊपर जो होगा it's a imaginary, और y x axis के नीचे जो होगा वो imaginary। Actually x axis को छोड़कर बाकी सब imaginary है, x axis को छोड़कर बाकी सब imaginary है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिक रिप्रेजेंटेशन, अरे यार, यूनिक रिप्रेजेंटेशन, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए। जैसे वेक्टर को दो चीजें चाहिए थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब कितनी लेंथ है, कितना कैपेसिटी है ना, तो मैग्नीट्यूड उसका वेट बताता है एक तरह से, या उसकी लेंथ बताता है। तो वेक्टर को दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होता है मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसकी डायरेक्शन होती है आर्गुमेंट। तो इस पे भी वही दो चीजें लग रही हैं, बस नाम बदल गए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मॉड z होता है, अगर z a प्लस आयोटा b है, तो मॉड z होगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मॉड z होगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आर्गुमेंट z होता है। ये बहुत खतरनाक है,
यू हैव टू वेरी केयरफुल। ये केयरफुल से मेरा मतलब है ये मिस्टेक कराता है बस। तो मिस्टेक कराता है तो अपन कैजुअल एटीट्यूड से नहीं जा सकता ना, अपने को क्रॉस वेरिफिकेशन लगेगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड ये बताता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद में तो एंगल मेड बाय ओपी वेक्टर विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस, कोई सी भी डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन कोई सी भी चलेगी, इसको डायरेक्शन कोई सी भी चलेगी। तो ये हो गया आर्गुमेंट। अब बच्चे कई बार इसको याद रखते हैं tan इनवर्स y बाय x से, पर इसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो इसको सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट तो कभी मिलेगा ही नहीं, इसको सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट तो कभी मिलेगा ही नहीं मतलब। नेक्स्ट है रिमार्क। पहला, कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटीज मीनिंगलेस है। इमेजिनरी नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोल सकते 2 + 3 आयोटा इज ग्रेटर देन 1 + आयोटा, इट्स रॉन्ग। सेकंड, रियल नंबर सिस्टम में a² + b² अगर 0 है तो a 0 होता है और b 0 होता है, पर यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे a 1 और b आयोटा हो सकता है, b - आयोटा और a 1 हो सकता है, तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। थर्ड, z² और mod z², तो z² मतलब x + आयोटा y का स्क्वायर, यानी x² - y² + 2 आयोटा xy, x² - y² + 2 आयोटा xy, और mod z² हो जाएगा x² + y²। तो ये दोनों बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, ऐसे भी देख सकते हैं। z² एक इमेजिनरी नंबर भी होगा इसमें, ये प्योरली रियल है mod z²। फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, √a × √b को √a भी तभी लिख सकते हैं जब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव। पॉजिटिव बोल लो या नॉन नेगेटिव बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर 0 आ जाएगा, 0 तो वैसे ही कचरा कर देगा, 0 = 0। मतलब √-2 √3 √-6 होगा, पर √-2 √-3 √-2 × -3 √6 नहीं होगा, ये गलत है। क्यों? देखो, √2 आयोटा √3 आयोटा तो √6 आयोटा स्क्वायर, तो ये -√6, तो ये तो बदल ही गया पूरा। यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो पूरा ही बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशंस। ये अभी सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को ही समझने का काम चल रहा है, क्वेश्चंस तो आगे जाके आएंगे। एडवांस जो जाती है वो जाती है या तो ज्योमेट्री पे गई तो गई, नहीं तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ज्योमेट्री नहीं तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी, और थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट आता है तो इनइक्वालिटी मॉडुलस वाली। अरे यार, सो डेफिनेशंस, द फर्स्ट मॉडुलस। फर्स्ट मॉडुलस, तो mod z ऐसे लिखते हैं, mod ऑफ z लिखते हैं √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसको ग्राफिकली देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक अच्छी बात क्या है ना कि ग्राफिकली अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है ना तो बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। अगर ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है ना तो बहुत इजी हो जाता, ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग बोल लो तो बहुत इजी हो जाता है समझना। नेक्स्ट, बच्चे कई बार क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन
2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करते हैं। लेकिन अगर तुम 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर सॉल्व करते हो, दैट्स योर कॉन्फिडेंस लेवल। तो वहां पे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा है। तो अगर 2D के क्वेश्चन को अगर मान लो कॉम्प्लेक्स से सॉल्व कर दिया, मतलब एडवांस इजी है तुम्हारे लिए, क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है। पर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को 2D से सॉल्व करते हैं। वो कोई गलत नहीं है, वो तो करना ही है, पर हर बारी करना वो थोड़ा गलत है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को कई बार प्रॉपर्टी से भी सॉल्व करना चाहिए, कई बार ग्राफ से भी सॉल्व करना चाहिए, कई बार 2D से भी जाना ही पड़ेगा। कई क्वेश्चन 2D वाले भी रहते हैं तो जाना भी पड़ेगा, पर लेकिन हर बार ही जा रहे तो मतलब अननेसेसरी, टाइम कंज्यूमिंग एंड अंडर कॉन्फिडेंस ऐसा। ठीक है, तो मॉडुलस में क्या दिखेगा, ये ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस होगी, ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस होगी। थोड़ा और समझते हैं। रिमार्क, मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। कभी भी ध्यान देना, मॉडुलस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और आर्गुमेंट एंगल को। मॉडुलस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और आर्गुमेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है z1 z2, मॉड z1 z2। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z माइनस z1 क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन वेरिएबल पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन वेरिएबल पॉइंट z एंड फिक्स पॉइंट z1। तो वेरिएबल पॉइंट z और फिक्स पॉइंट z1 के बीच की डिस्टेंस है। नेक्स्ट है मॉड z इक्वल टू a, क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं इसको 2D से देखूं, देखो 2D कैसे देखेगी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर कौन है, सर्कल पे लाई करने वाले पॉइंट। अब मैं डायरेक्ट देखता हूँ ना, मॉड z यानी लेंथ, z और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस। तो वेरिएबल पॉइंट z और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस फिक्स है। तो मैं जो बोल रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर से देखना, ये तो ये क्या बता रहा है, सर्कल पे लाई करने वाले पॉइंट। तो ये जो रेड सर्कल बना है, तो ये बता रही है कि इस पे जो भी पॉइंट आ रहे हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ सर्कल की इक्वेशन कितना इजी दिखती है, मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू a। तो ये क्या बोल रहा है, फिक्स पॉइंट z1 और वेरिएबल पॉइंट z के बीच की डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट। तो ठीक है यार, तो ये रेडियस हो जाएगी ए, तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस। अच्छा, मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ z1 होना चाहिए, मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ z1 होना चाहिए। नेक्स्ट, मॉड ऑफ z माइनस z1 इज ग्रेटर देन a। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, z1 सेंटर और a रेडियस के सर्किल के बाहर के पॉइंट्स ग्रेटर देन है ना। मॉड ऑफ z माइनस z1 इज लेस देन a क्या रिप्रेजेंट करेगा, z1 सेंटर और a रेडियस के सर्किल के अंदर के पॉइंट। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट होता है z, अगर x प्लस आई वाई है तो उसको z बार से डिनोट करते हैं। तो मैं कभी कभी ऐसा भी मिलेगा कॉन्ज ऑफ z, तो बस करना क्या है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, जहां दिखे वहां पे आयोटा की जगह माइनस आयोटा। नेक्स्ट, तो अगर मान लो z यहाँ पर है तो z बार कहाँ होगा, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, क्योंकि सिर्फ y कोऑर्डिनेट माइनस y से रिप्लेस हुआ है। तो माइनस z कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, z के ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। थर्ड क्वाड्रेंट जरूरी नहीं है ना, z पे भी डिपेंड करता है। तो माइनस z होगा z का ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज, और माइनस z बार माइनस z का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, या फिर z बार का ओरिजिन के अबाउट। नेक्स्ट, these are the four vertices of rectangle, these are the four vertices of rectangle. Next, z plus z bar equal to, तो x plus i y plus x minus i y, ये 2x, तो 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z।
2 time of real part of z. Z minus z bar 2 iota imaginary part of z. 2 iota imaginary part of z. फिर एक और रिमार्क, तो z प्लस z बार अगर 0 हो गया तो इसका मतलब x 0 है, x 0 है मतलब रियल पार्ट 0 है, और रियल पार्ट 0 है यानी वो प्योरली इमेजिनरी है, वो प्योरली इमेजिनरी। और z माइनस z बार अगर 0 है तो y 0 है, और y अगर 0 है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है, तो यानी वो प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। नेक्स्ट z z बार इक्वल टू x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड z स्क्वायर। ठीक है, बाकी का कल करते हैं। तो अभी अपने कितने हैं, अरे यार ओके, अरे ठीक है।